नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐस में। हम हिस्ट्री देख रहे थे। हिस्ट्री में मध्यकाल में आपका बता रहा था। मध्यकाल का पहला वीडियो मिला होगा जिसमें एक इंट्रोडक्शन था कि मध्यकाल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या होता है। बात करते हैं मध्यकाल में कुछ प्रमुख राजवंशों का। देखिए, मध्यकाल में हजारों राजवंश हैं, छोटे बड़े हैं, तो सारा तो संभव नहीं है। कुछ प्रमुख राजवंशों को समझेंगे, उनके बीच का संघर्ष समझेंगे। सबसे पहले जो राजवंश है, पहले आप तीन कर लिए। एक राजवंश की जगह तीन राजवंश करिए। प्रतिहार राजवंश, दूसरे साइड करिए पाल वंश। कहीं राजवंश है तो कहीं वंश है, बात एक ही है। और तीसरे साइड आप कर लेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, देखिए ये तीन वंश है भारत में। 8वीं शताब्दी में स्टार्ट होते हैं तीनों राजवंश। तीनों आपस में कंपटीटर है, संघर्ष करते हैं। इनका एक विशेष क्षेत्र भी है। एक बार क्षेत्र भी देख लेते हैं कौन से क्षेत्र में है। ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये है प्रतिहारों का। बोलना है इसमें गुजरात, राजस्थान, मालवा। गुजरात, राजस्थान, मालवा किसके अंडर में है? प्रतिहारों के अंडर में है। पूरा जो पाल वंश है, पाल वंश भारत के किस क्षेत्र में शासन करते हैं? ऐसे करके जो आपको दिखेगा पूर्वी भारत। ये नेपाल है। बंगाल बिहार पे शासन करने वाले हैं पाल वंश। बोलेंगे पाल वंश कहाँ शासन करता था? पूर्वी भारत में, जिसमें बंगाल व बिहार है। पुनः राष्ट्रकूट, ये पूरा जो दक्कन का पठार है, दक्कन में राष्ट्रकूट थे। जो दक्षिण भारत में बोलेंगे राष्ट्रकूट। इस तरीके से तीन अलग अलग राजवंश से, तीनों समकालीन है। इनका पीरियड है 8वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? पीरियड है 8वीं शताब्दी। फिर से एक बार समझिए, जो प्रतिहार राजवंश है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही मध्यकाल स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या था? प्रतिहार एक क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मालवा वाले क्षेत्र में प्रतिहार राजवंश आया। पुनः जो पाल वंश है, पूर्वी भारत में पाल वंश था। शशांक की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद बंगाल में अराजकता था। ऐसे में एक वंश का उदय हुआ था पाल वंश। पुनः जो राष्ट्रकूट थे, दक्षिण भारत में जो चालुक थे, चालुक कमजोर हुए, तो चालुकों का स्थान किसने लिया? राष्ट्रकूटों ने लिया। ये सारा वीडियो मैं पहले से बता चुका हूँ। एक सेपरेट वीडियो मिलेगा चालुक से लेके आपका हर्षवर्धन तक का। जब आप उसका वीडियो देखेंगे लास्ट में, तो आपको ये थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आएगा। इसके बाद है, इन तीनों में संघर्ष चलता है। प्रतिहारों का लड़ाई, ये संघर्ष पालों से होता है, अर्थात त्रिपद संघर्ष है। एक शब्द आता है, संघर्ष का नाम है त्रिपद संघर्ष। तीन पक्षों के बीच का संघर्ष। कन्नौज की गद्दी पे अधिकार करना चाहते हैं। उत्तरी भारत में है कन्नौज। कन्नौज की गद्दी पे तीनों अधिकार करना चाहते हैं। या यूं कहूं, संपूर्ण भारत पे ये अधिकार करना चाहते हैं। इसके लिए आपस में ये संघर्ष करते हैं लगातार। एक लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया। अगर इनका दौर देखेंगे आप, 8वीं शताब्दी से लेके लगातार 10वीं 11वीं शताब्दी तक ये संघर्ष किए आपस में। कभी प्रतिहारों को पालों ने पराजित किया, कभी प्रतिहारों ने पालों को पराजित किया। तो एक दूसरे को पराजित कर रहे हैं, पाल प्रतिहार को, प्रतिहार पाल को, कभी प्रतिहार राष्ट्रकूटों को, कभी राष्ट्रकूट प्रतिहारों को। कभी पाल राष्ट्रकूटों पे हावी हुए, कभी राष्ट्रकूट पालों पे हावी हुए। इस तरीके से त्रिपद संघर्ष के कारण ये लगातार कमजोर होते गए। और इसी समय भारत के इस वाले इलाके से, उत्तर पश्चिम भारत पे अरबों का आक्रमण हो रहा था। अरब अटैक हो रहे थे। तो अरबों का आक्रमण हो रहा था। प्रतिहारों को अरबों से भी लड़ना पड़ रहा था, साथ साथ में अपने पाल और राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ रहा था। तो संसाधन का व्यर्थ में अपव्यय हो रहा था। रिजल्ट ये रहा, धीरे धीरे भारत में अरबों
का आक्रमण अंदर की ओर होते गए और अंत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो इसका भी आपको पढ़ना होगा, दिल्ली सल्तनत, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यही तिब्बत संघर्ष के कारण, अगर ये तीनों आपस में संघर्ष ना किए रहते तो प्रतिहार इन्हें अरबों को भारत के अंदर आने से रोक सकता था और उबर से प्रतिहार जो था संपूर्ण भारत के उत्तरी भाग पे कब्जा कर सकता था। दक्षिण में राजपूत शासन कर सकते थे और पाल जो था पूर्वी भारत में शासन कर सकते थे, लेकिन अरब आक्रमण विफल हो जाता, ये निश्चित था पालों के प्रतिहार के द्वारा, अगर संघर्ष रत न होते। एक बार कुछ प्रतिहार शासक देख लेते हैं और पाल शासक साथ साथ राष्ट्रकूटों का भी, ताकि याद रहे। देखिए हमेशा जो महत्वपूर्ण शासक रहता है उसी से पूछता है, सभी शासक से नहीं पूछता है, लेकिन कुछ शासक का नाम है आपको हर राजवंश में याद करना होगा। तो प्रतिहार में सबसे पहले प्रतिहार वंश का जो शासक है उनका एक लिस्ट बना लीजिए। प्रतिहार वंश की स्थापना क्या है, नागभट्ट प्रथम ने, बोलेंगे नागभट्ट प्रथम। कहाँ पे प्रतिहार शासन कर रहे हैं, बोलेंगे गुजरात, मालवा और राजस्थान में शासन कर रहे हैं, राजपूताना पे शासन कर रहे हैं। तो नागभट्ट प्रथम, इसके बाद बोलेंगे बतस राज, इसी का उत्तराधिकारी है फिर नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल, महेंद्रपाल फिर महिपाल। ये है प्रतिहार शासक। पुनः पाल में देखेंगे, पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। गोपाल के बाद मिलेगा आपको धर्मपाल, धर्मपाल के बाद मिलेगा देवपाल, देवपाल के बाद विग्रहपाल, जैसे नारायण पाल, अंत में जो मिलेगा मदन पाल, मदन पाल, ये मदन है। इस साइड से कुछ प्रमुख राष्ट्रकूट शासक हैं। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूटों में याद करना है आपको दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। इसके बाद कृष्णा प्रथम, फिर है गोविंद द्वितीय, फिर मिलेगा ध्रुव शासक है, ध्रुव शासक के बाद गोविंद थर्ड और अमोद वर्ष, अमोघ वर्ष, ये शासक है। लेकिन सब नाम याद नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासक है उन्हीं को याद करना है, याद हो जाए तो और अच्छा है। फिलहाल समझिए पूरा प्रतिहार जो साम्राज्य है इसका प्रथम शासक था नागभट्ट, जिसने प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। प्रतिहार शासक जो नागभट्ट प्रथम था, इसने अरबों से भारत को सुरक्षित किया था, अर्थात बार बार जो अरब अटैक हो रहे थे इसे नागभट्ट प्रथम ने विफल किया था स्टार्ट में। यहाँ पे मिलेगा मिहिर भोज, सभी प्रतिहार वंश में सबसे प्रमुख शासक हुआ मिहिर भोज, इसमें आपको बोलना है मिहिर भोज सबसे महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। पाल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ देवपाल और राष्ट्रकूटों में हुआ ध्रुव। तो इस तरीके से अब संघर्ष किसमें चल रहे हैं, तो देखिए बतस राज है, यहाँ से संघर्ष स्टार्ट है संघर्ष बतस राज का धर्मपाल के साथ, धर्मपाल का बोलेंगे ध्रुव के साथ। एक बार पहले कड़ी देख लीजिए, थोड़ा सा राष्ट्रकूटों को भी देख लेते हैं। जो राष्ट्रकूट है, एक नाम निकल रहा है राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब एक क्षेत्र, क्षेत्र पे शासन करने वाला एक अधिकारी, अर्थात राष्ट्रकूट जो थे चालुक्यों के सामंत थे। सामंत, जैसे ही राजा कमजोर होता था और सामंत क्या था उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था और राजवंश की नींव डालता था। तो राष्ट्रकूट राजवंश की नींव डाला दंती दुर्ग ने। तो दंती दुर्ग क्या था, चालुक था, चालुक्यों के यहाँ सामंत था, चालुक नहीं था, चालुक्यों के यहाँ सामंत था। जब एक बार सामंत राजवंश की स्थापना कर देते थे, इसके बाद विभिन्न अलग अलग धर्मों को दान दक्षिणा कर देते थे, मंदिरों की स्थापना करते थे। तो दंती दुर्ग ने भी इसी तरीके से किया। बाद में धीरे धीरे जो राष्ट्रकूट थे, जैन
जैन धर्म को संरक्षण देने लगे। जो अमोद वर्ष था, ये जैन धर्म अपना लिया, तो राष्ट्रकूट जैन धर्म के संरक्षक भी थे। अब संघर्ष में जो त्रिपद संघर्ष हुआ है, एक तिब्बत संघर्ष देख लेते हैं। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक जो आपस में संघर्ष करते हैं और क्यों थे संघर्ष, क्यों कर रहे थे संघर्ष? तो त्रिपक्ष संघर्ष किसमें त्रिपक्ष संघर्ष? तो एक साइड कर लीजिए आप प्रतिहार, दूसरे साइड करिए पाल, और एक साइड करिए राष्ट्रकूट। पुनः राष्ट्रकूट प्रतिहार, राष्ट्रकूट पाल, और इस साइड से पाल प्रतिहार, ऐसे करके त्रिपक्ष संघर्ष चल रहा है। एक साइड से एरो दिखा रहा है, एक पे अटैक, दूसरे साइड दूसरे पे अटैक, लगातार ऐसे चलते गया। कुछ शासक है, इधर प्रतिहार में देखेंगे बतस राज, बतस राज। इस साइड से पाल शासक में ध्रुवपाल, और राष्ट्रकूटों में क्या बोलेंगे? जो राष्ट्रकूट है इसमें है ध्रुव, ध्रुव ने, सॉरी, राष्ट्रकूट शासक यहाँ ध्रुव है, और पाल शासक है धर्मपाल। तो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, पाल शासक है धर्मपाल, ये तीनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। पहले बतस राज ने धर्मपाल को पराजित किया, फिर ध्रुव ने बतस राज को पराजित किया, ध्रुव ने धर्मपाल को ही पराजित किया। एरो का निशान देखिएगा। ध्रुव बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। जो ध्रुव था बहुत ही महत्वाकांक्षी था, अपने भाई को सत्ता से हटाकर राजगद्दी बैठा था। जो इसका भाई था गोविंद सेकंड था। तो ध्रुव महत्वाकांक्षी था, ये शासन करना चाहता था, उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। कन्नौज की गद्दी के लिए भी ये आपस में संघर्ष कर रहे थे। जो त्रिपद संघर्ष था, ट्राइलेटरल संघर्ष किसके लिए था? कन्नौज उत्तर भारत में, आज के डेट में बोलेंगे तो यूपी में है। कन्नौज इसकी गद्दी पर बैठने के लिए, यहीं से पूरा उत्तर भारत पे शासन होता था। तो बतस राज ने पहले धर्मपाल को पराजित कर दिया, फिर पुनः ध्रुव ने बतस राज को पराजित कर दिया, ध्रुव ने फिर धर्मपाल को पराजित किया। इस तरीके से ध्रुव बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। आगे बतस राज का जो उत्तराधिकारी आया नागभट्ट था, नागभट्ट दूत, नागभट्ट दूत ने धर्मपाल को पराजित किया। पुनः जो ध्रुव था, इसका उत्तराधिकारी कौन आया था? तो बोलेंगे गोविंद तीसरा था, गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड ने नागभट्ट दूत को पराजित किया। गोविंद थर्ड, इसने धर्मपाल को भी पराजित किया। फिर एक अनुशासक आया धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल इसने नागभट्ट दूत को पराजित किया। देखिए, नागभट्ट दूत देवपाल से पराजित हुआ। पूरा पाल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक देवपाल था। देवपाल ने तो अपना विस्तार बंगाल की खाड़ी से लेके और अरब सागर तक किया था। इसी तरीके से अगर ध्रुव भी था, इसने नर्मदा पार करके अटैक किया था उत्तर भारत में। हालांकि कन्नौज की गद्दी पर बैठा नहीं, लेकिन अपना प्रतिनिधि जरूर नियुक्त करता था। एक थोड़ा सा देखते हैं हम मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज, मिहिर भोज क्या था? प्रतिहार शासक था। मिहिर भोज प्रतिहार शासक था। इसके शासन काल में बोलेंगे अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान, कहीं कहीं पूछता है अरब यात्री सुलेमान किसके शासन काल में आया था? बोलना अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासन काल में आया था। महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था, एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। इसकी सेना का उल्लेख, शासन प्रणाली का उल्लेख किसने किया है? सुलेमान। मिहिर भोज विद्वानों का भी संरक्षक था, स्वयं भी विद्वान था, काफी सारी किताब का रचना किया हुआ था। तो विद्वानों का संरक्षण था, करता था, और खुद भी विद्वान था। इधर गोपाल को देखेंगे, जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इसने उदनपुरी, उदंत
उदंतपुरी बिहार की स्थापना की। कहाँ पे है उदंतपुरी? तो बोलेंगे उदंतपुरी जो है बिहार शरीफ में है, नालंदा में। तो उदंतपुरी अर्थात पाल जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो बोलिए कि पाल जो थे बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किए थे। पूर्वी भारत में जो 8वीं शताब्दी में बौद्ध एक बार फिर से उभरा हुआ था, पालों के समय गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। उदयपुरी बिहार की स्थापना की। कहाँ पे है? नालंदा में। आगे आया धर्मपाल, इसने और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। धर्मपाल महत्वपूर्ण शासक था, अपना प्रतिनिधित्व कन्नौज में नियुक्त करता था। उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था ये। हालांकि धर्मपाल को पराजित होना पड़ा था बतसराज से, लेकिन धर्मपाल ने भी एजुकेशन सेक्टर में काफी काम किया। विक्रमशिला बोलेंगे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 2 यूनिवर्सिटी मध्यकाल में, जो 2 यूनिवर्सिटी थी जो दोनों बिहार में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुर नालंदा। और ये सोमपुर नहीं है, उदयपुरी है नालंदा में, सोमपुर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ये कहाँ पे है? विक्रमशिला मिलेगा आपको भागलपुर। भागलपुर में है विक्रमशिला, आज भी इसके अवशेष मिल जाते हैं। तो महान एजुकेशन सेंटर रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो देवपाल आया, देवपाल और भी बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ, इवन पाल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने भी जो नालंदा में काफी सारे बौद्ध विहार बने थे उसको दान दक्षिणा दिया। प्लस इसका विदेशी एक संबंध था आसियान कंट्री के साथ, तो विदेशी संबंध भी था। महेंद्र पाल, ये कौन है महेंद्र पाल? बोलेंगे महेंद्र पाल प्रतिहार शासक है। देखिए पाल लगा तो इसका मतलब है नहीं कि पाल शासक होंगे। महेंद्र पाल प्रतिहार शासक है। महेंद्र पाल प्रतिहार शासक है। इसने बंगाल को विजय किया था, साथ साथ में बिहार को भी विजय किया था। जैसे इन देवपाल के उत्तराधिकारी कमजोर हुए, विग्रहपाल, नारायण पाल, तो महेंद्र पाल ने अटैक किया, बंगाल और बिहार को भी विजय कर लिया था। जबकि था प्रतिहार अर्थात मालवा, राजस्थान, गुजरात में शासन करने वाला था। तो विस्तार देखिए पूर्वी भारत की ओर किस तरीके से हो रहा है। और एक शासक जो है इस साइड से आमोद वर्ष, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। आमोद वर्ष ये कौन है? तो बोलेंगे राष्ट्रकूट शासक है, प्लस जैन है। आमोद वर्ष को कविराज बोला जाता है, कविराज। और इसने लिखा है कविराज मार्ग, किताब का नाम है। ये है क्या? किताब है। आमोद वर्ष जैन था, बहुत बड़ा विद्वान था। कर्णक भाषा में सर्वप्रथम किताब, कर्णक भाषा। कर्णक भाषा का जन्म ही राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। राष्ट्रकूट क्या थे? तो कर्णक भाषा बोलते थे, लेकिन इनका सेंटर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र से शासन करते थे। हालांकि भाषा कर्णक था। कर्णक भाषा में सर्वप्रथम जो किताब लिखा है ये आमोद वर्ष ने लिखा है। आमोद वर्ष जो कविराज मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी के दरबार में रहता था जीनसेन, महान विद्वान हुआ जीनसेन, जो जैन धर्म से संबंधित था। तो जिनसेन ने लिखा है, किताब का नाम क्या बोलेंगे? जिनसेन के द्वारा रचित है। जिनसेन ने कौन सी किताब लिखी है? आदि पुराण। आदि पुराण जो किताब है, तो ये जिनसेन क्या है? जिनसेन जैन धर्म का संरक्षक आचार्य है। आमोद वर्ष जो है जिनसेन जिनसेन को अपना कवि घोषित किया हुआ है। जिनसेन ने लिखा है आदि पुराण, किस बारे में है? जैन धर्म से संबंधित है। खुद आमोद वर्ष ने कविराज मार्ग की किताब लिखी थी, अर्थात कन्नड़ भाषा में था। साथ साथ में एक सिटी बसाया था, उसका नाम था मानखेत। मानखेत जो राजपूत थे इसकी राजधानी थी मानखेत। मानखेत का निर्माण किसने कराया था? आमोद वर्ष ने कराया था। आमोद वर्ष। कुछ फैक्ट है जिसको आपको नोट करना है।
जैसे यहाँ पे सोमपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने की, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने किया। मदनपुरी बिहार तो बोलेंगे गोपाल ने किया। इसी तरीके से एक फैक्ट देखिए, अल मंसूदी। अल मंसूदी विद्वान था, अरब यात्री था। जो अल मंसूदी है अरब यात्री है, किसके समय आया, प्रतिहार शासक बोलेंगे महिपाल के समय आया। अब यहाँ भी पाल लगा है तो पाल बस शासक नहीं होगा, प्रतिहार शासक है। दो प्रतिहार शासक जिसके नाम में पाल लग रहा है, महेंद्र पाल और महिपाल। तो महिपाल के समय अल मंसूदी आया था। टाइम पीरियड पूछता है 915 से लेके 916 के बीच में। और उधर अल सुलेमान किस में आया था, सुलेमान जो था अरब यात्री, महेंद्र पाल के समय आया था। सॉरी, मिहिर भोज के समय आया था, महेंद्र पाल मत कीजिएगा, मिहिर भोज। जो सुलेमान था मिहिर भोज के समय आया था। और इधर से अल मंसूरी आया था, बहुत बड़ा जियोग्राफर भी था अल मंसूरी। इस तरीके से एक थोड़ा खाका तैयार होता है। अगर बात करता है एल्लोरा का कैलाश मंदिर, लोरा, एल्लोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था, तो बोलेंगे एल्लोरा का जो कैलाश मंदिर है, राष्ट्रकूट शासक है, उसका नाम है कृष्ण प्रथम। तो एल्लोरा का कैलाश मंदिर एकल सिंगल पत्थर को काट के बनाया गया है। एकल पत्थर, एक ही चट्टान है, समझिए एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। ऊपर से नीचे कटिंग किया गया है, नीचे से ऊपर नहीं कटिंग किया गया है। जो मंदिर है, मंदिर निर्माण कैसे किया गया, ऊपर से काट काट के बनाया गया ना कि नीचे से। कभी कभी पूछता है एल्लोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन है, निर्माण करता, बोलेंगे राजपूत है, कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह जिनसन के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है आदि पुराण। राष्ट्रकूटों की भाषा पूछता है, कन्नड़ बोलना है, कन्नड़। फिर पूछता है राजधानी क्या थी, मानखेड़ बताएंगे, मानखेड़ बताएंगे। पुनः पालों से पूछता है, पाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी शाखा बौद्ध धर्म की, तो ब्रजयान, ब्रजयान शाखा है बौद्ध धर्म का। ब्रजयान क्या है, तो बोलेंगे बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की तीन शाखा थी, हीनयान, महायान। बाद में 8वीं शताब्दी में पालों के समय में ब्रजयान आया था। 8वीं शताब्दी पालों के समय ब्रजयान जो तांत्रिक विद्या से संबंधित था, इसको बढ़ावा दिया था पालों ने। तो बौद्ध धर्म का ब्रजयान काफी प्रचलित हुआ पालों के समय। कुछ पाल शासक का नाम याद कर लेंगे। बस यही है कि त्रिपत संघर्ष के बारे में। ओवरऑल कन्नौज को लेके था मामला कि कन्नौज की गद्दी पे कौन आसीन होगा, कौन सा मस्त भारत का साम्राज्य बनेगा, शासक बनेगा। इनका शासन प्रणाली कैसा था, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे दूसरे वीडियो में। अभी एक बार फैक्ट देख लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इसे। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए तब तक गुड वाइस में।